नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिहार में एनडीए में टकरार की देखेंगे कैसे चलेगी जेल से केजरीवाल की सरकार। बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों की महापंचायत में क्या हुआ फैसला, जानेंगे क्यों एक बार फिर प्रदर्शन पर उतरे किसान। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के दौरे पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। 18 और 19 अप्रैल को राज्यपाल का था कूच बिहार के दौरे का प्लान। कूच बिहार में 19 अप्रैल को है मतदान। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। सीए, एनआरसी और समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू नहीं होने देने का किया वादा। आज आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया आपका राम राज्य नाम से वेबसाइट। इस वेबसाइट पर केजरीवाल सरकार के कामकाज के बारे में मिलेगी जानकारी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में रोड शो के जरिए भरी हुंकार। इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा सुप्रीम कोर्ट ने नाम उजागर करने के आदेश देकर बीजेपी की खोली पोल। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। आज यूपी के गाजियाबाद में इंडिया गठबंधन की ताकत दिखाई दी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर करारा हमला बोला है। एक तरफ जहां राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का चैंपियन बताया, तो वहीं अखिलेश ने बीजेपी को झूठों की सरकार बताया। इसके साथ ही राहुल ने अमेठी की सीट को लेकर बड़ा खुलासा भी किया। तो देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज यूपी के गाजियाबाद में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। पीसी में जहां राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार का चैंपियन बताया, तो अखिलेश ने बीजेपी को झूठों की सरकार बताया। वहीं राहुल ने कहा, ये विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस बीजेपी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन लोकतंत्र और संविधान की रक्षा कर रहा है। चुनाव में 3 बड़े मुद्दे हैं: बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पर चले जाते हैं, मगर मुद्दों पर न प्रधानमंत्री न बीजेपी बात करती है। कुछ दिन पहले पीएम ने एक लंबा इंटरव्यू दिया। वह स्क्रिप्टेड था, फ्लॉप शो था। पीएम ने उस इंटरव्यू में इलेक्टोरल बॉन्ड समझाने की कोशिश की। वे कहते हैं कि ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया है। अगर ये सच है तो उस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रद्द किया? अगर आप ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं तो जिन्होंने बीजेपी को हजारों करोड़ दिया, उनका नाम आपने क्यों छुपाया? पता चलता है कि हजारों करोड़ का ठेका किसी कंपनी को मिलता है, उसके तुरंत बाद वो कंपनी बीजेपी को चंदा देती है और सीबीआई ईडी की कार्रवाई शुरू होते ही कंपनी बीजेपी को करोड़ों रुपए देती है। उसके बाद ये कार्रवाई बंद हो जाती है। सड़क पर इसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम देश की सबसे बड़ी एक्सटॉर्शन स्कीम है। इसके साथ ही अमेठी के सवाल पूछने पर राहुल ने कहा कि पार्टी जो मुझे आदेश देगी वही करूंगा। पार्टी मीटिंग में ये निर्णय लिए जाते हैं। तो वहीं अखिलेश ने कहा, पश्चिम का माहौल बदलने जा रहा है। गाजियाबाद से गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। आज किसान दुखी है। तमाम जो वादे किए थे, बीजेपी की हर बात झूठी निकली। न आय दोगुनी हुई, न नौजवानों को नौकरी मिली। जो विकास के सपने दिखाए वो भी अधूरे हैं। नैतिकता का बुलबुला भी फूट गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड ने इनका बैंड बजा दिया है। भाजपा सभी भ्रष्टाचारियों का गोदाम बन गई है। न केवल भ्रष्टाचारियों को ले रहे, बल्कि उन्होंने जो कमाया है उसको भी अपने साथ ले रहे। इनका एक ही नारा है, झूठ बोलना और लूटना। लूट और झूठ भाजपा की पहचान बन गई है। चुनाव के बाद इनका सफाया होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। नेताओं की संयुक्त रैलियों की बात हो या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंडिया एकजुट है। तो एनडीए बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में नीतीश कुमार के पीएम की सभाओं से दूरी बनाने की खबरें आने लगी हैं। तो आखिर क्यों पीएम की सभा से दूर हुए नीतीश कुमार? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में सियासी जमघट लगा हुआ है। चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए आए दिन पीएम मोदी बिहार में रैलियां कर रहे हैं। बिहार में 7 चरणों में मतदान होने हैं, इसलिए भले ही कुछ घंटों में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी,
लेकिन अगले चरण के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा। इस बीच बिहार में एनडीए की रणनीति में बड़ा बदलाव सामने आया है। बताया जा रहा है कि अब पीएम मोदी की चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे। इस खबर के सामने आते ही चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार में एनडीए गठबंधन सवालों में घिर गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो रहे हैं। चर्चाएं चल रही हैं कि कई मुद्दों पर जेडीयू और बीजेपी के मत अलग अलग हैं। इसके अलावा नीतीश के भाषण का भटकाव भी है। हाल ही में हुई नवादा की चुनावी सभा में मुख्यमंत्री बोल गए कि इस बार एनडीए के सांसदों की संख्या 4000 पार कर जाएगी, जिस पर प्रधानमंत्री उन्हें देखते ही रह गए। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार के भाषण से भी दिक्कतें हो रही हैं। कहते हैं कि नवादा के मंच पर प्रधानमंत्री ने मजाक के लहजे में मुख्यमंत्री को टोक भी दिया था, आप सब कुछ बोल जाते हैं, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं। तो पहले से भी बीजेपी नेताओं को नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं है कि इस बार वो पाला नहीं बदलेंगे। इन सभी मुद्दों को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच संबंध अच्छे नहीं चल रहे। माना यह भी जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच टकराव की परिस्थितियां बनती जा रही हैं। हालांकि एनडीए इसे अपनी चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रही है। इसलिए बीते दिन बिहार के पूर्णिया और गया में पीएम की रैली में नीतीश कुमार नदारद रहे। लेकिन अगर सचमुच ही इस चुनाव के दौर में पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच दरार आने लगी है, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। नारा 400 पार का, लेकिन सहयोगी ही साथ नहीं। एनडीए मुश्किल में है और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उसकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। केजरीवाल अभी जेल में है, लेकिन वो जेल से ही सरकार चलाने का दावा कर रहे हैं और अब ये मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। तो क्या है कोर्ट से मांग, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला सकते हैं। अभी उनके संदेश तो लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल दिल्ली की जनता के हक में कोई फैसला नहीं ले पा रहे, क्योंकि ना तो वो फाइलों पर दस्तखत कर पा रहे हैं और ना ही मंत्रियों के साथ बैठक। वैसे तो अभी लोकसभा चुनावों के चलते आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में कोई नीतिगत फैसला नहीं हो सकता। लेकिन कोर्ट के आदेश पर केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाने की राह में दूसरी रुकावटें जरूर दूर हो सकती है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में सीएम केजरीवाल को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने की मांग की गई है। पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद की ओर से दायर याचिका में सीएम केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए जरूरी व्यवस्था की मांग की गई है। इसके साथ ही मीडिया को सनसनीखेज खबरें प्रसारित करने से रोकने का भी आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21, 14 और 19 के तहत वर्तमान समय में दिल्ली के लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। न तो भारतीय संविधान और न ही किसी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका है। ऐसे में सीएम केजरीवाल को दिल्ली सरकार के कामकाज में बिना किसी रुकावट के काम करने की मंजूरी दी जानी चाहिए। बता दें कि दिल्ली की कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में तिहाड़ में बंद है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। जेल से ही चलेगी सरकार, आपके दावे में अब दम भी दिखाई देने लगा है। तो दूसरी तरफ पहले चरण के चुनाव में बीजेपी का दम राजपूतों के विरोध ने निकाल रखा है। बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों का गुस्सा शांत होता दिखाई नहीं दे रहा। हर जिले में ठाकुरों की महापंचायत हो रही है। उन्होंने तो इस बार बीजेपी को हराने का ऐलान कर दिया है। तो ठाकुरों की नाराजगी में कैसे उलझी बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए समीकरण काफी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर बीतते दिन के साथ बीजेपी नेताओं के बयान और क्षत्रिय समाज के महापुरुषों के अपमान को लेकर बीजेपी से ठाकुरों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। राजपूत समुदाय जगह जगह बीजेपी के खिलाफ महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं और बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ठाकुरों ने महापंचायत की। इस महापंचायत में उन्होंने इस बार आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। ठाकुर अब बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी में है। मुजफ्फरनगर में ठाकुरों की स्वाभिमान पंचायत में राजपूत उत्थान सभा के अध्यक्ष और सालबा के प्रधान अजय सोम ने कहा कि महापंचायत में फैसला लिया गया है कि मुजफ्फरनगर में सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक का समर्थन किया जाए। इसके अलावा राजपूतों से कहा गया कि कैराना और सहारनपुर में उन प्रत्याशियों का समर्थन करें जो बीजेपी के प्रत्याशी को हराने की स्थिति में है। सोम ने कहा कि 24 में आने वाले गांव भानवाड़ा, नागला, पिथौलकर,
डबेरी और दूसरे गांव में मुस्लिम राजपूतों की अच्छी संख्या है। ये मुस्लिम भी सोम हैं, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। लेकिन इस समय वो ठाकरों के साथ शामिल हो रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। अब ऐसे में बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि पश्चिमी यूपी के अधिकांश सीटों पर राजपूत समुदाय की आबादी 8 से 10% है। यूपी की 8 सीटों पर पहले दौर में वोटिंग है और ये सभी सीटें पश्चिमी यूपी की हैं। हालांकि बीजेपी भरपूर कोशिश तो कर ही रही है कि ठाकरों को मैनेज कर लिया जाए, इसीलिए अब टिकट में उनकी हिस्सेदारी को भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन ठाकुरों का गुस्सा इस समय उबाल मार रहा है और उन्होंने अब बीजेपी को हराने की ठान ली है। राजपूतों ने तो आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। वो बीजेपी को हराने की बात कह रहे हैं, जिससे राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग के एक फैसले से सोशल मीडिया पर भी सरगर्मी बढ़ गई है। सोशल मीडिया हैंडल एक्स ने भी चुनाव आयोग के फैसले से असहमति जताई है। चुनाव आयोग ने एक्स को 4 पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। तो किन पोस्टों पर जताई है चुनाव आयोग ने आपत्ति? क्या है पूरा मामला? देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से पहले चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आचार संहिता के पालन को लेकर आयोग काफी सख्त नजर आ रहा है और इसी सिलसिले में चुनाव आयोग और सोशल मीडिया हैंडल एक्स के बीच मतभेद की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल चुनाव आयोग ने एक्स को अपने हैंडल से 4 पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं, जिनमें वाईएसआर कांग्रेस, आप, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पोस्ट शामिल है। आयोग का कहना है कि इन 4 पोस्ट ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। हम किसी भी तरह से अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के आधार पर राजनीतिक दलों की आलोचना करने की इजाजत नहीं देते हैं। साथ ही ऐसे आरोप जिनका कोई आधार नहीं है, ये आदेश उन पर रोक लगाता है। एक्स ने आयोग के आदेश का पालन करते हुए ये 4 पोस्ट हटा दी है, लेकिन वो आयोग के फैसले से सहमत नजर नहीं आ रहा। एक्स ने कहा कि हम पोस्ट हटा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस एक्शन से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आजादी के विपरीत है। एक्स ने आगे कहा कि हमने उन 4 यूजर्स को यानी 4 नेताओं को भी पोस्ट हटाने की जानकारी दे दी है और पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए पोस्ट हटाने के आदेश को पब्लिक कर रहे हैं। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये 4 पोस्ट क्या थे। आपको बता दें, इसके पहले भी फरवरी में भारत सरकार ने एक्स से कुछ पोस्ट हटाने के निर्देश दिए थे, जिसे लेकर सोशल मीडिया साइट ने असहमति जताई थी। एक्स ने पोस्ट तो हटा दी, लेकिन विरोध भी जता दिया है। एक तरफ देश में चुनाव चल रहा है, तो दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। आज किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश की और इस दौरान किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, लेकिन किसान नहीं माने। इसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और ट्रैक पर बैठ गए। तो क्या है पूरा मामला? देखिए ये रिपोर्ट। युवा किसान नेता नवदीप सिंह जलवेड़ा समेत 3 किसानों की जेल से रिहाई की मांग को लेकर पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पुलिस किसानों की धक्का मुक्की हुई, लेकिन किसान नहीं माने। इसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और ट्रैक पर बैठ गए और किसानों ने अंबाला लुधियाना रेलवे मार्ग बंद कर दिया, जिससे अंबाला कैंट से निकलने वाली 36 ट्रेन प्रभावित हुई और 11 ट्रेन रद्द करनी पड़ी। इससे यात्रियों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारी किसानों को कहना है कि जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाता, हम शंभू बॉर्डर पर डटे रहेंगे। अगर फिर भी रिहाई नहीं हुई तो हम अन्य स्थानों पर भी ट्रेनें रोकेंगे। बता दें कि किसान हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार अपने 3 साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि 1 हफ्ता पहले पंजाब और हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई थी। हमें आश्वासन दिया गया था कि गिरफ्तार किसानों को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया गया। आज सिर्फ शंभू स्टेशन पर रेलवे ट्रैक जाम किया गया है, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गई तो पंजाब में कुछ और जगह भी रेलवे ट्रैक जाम कर दिए जाएंगे। बता दें कि मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर नवदीप सिंह, अनीश खटकड़, गुरकीरत सिंह को मंगलवार देर रात तक रिहा नहीं किया गया तो बुधवार को शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जाएगा। लंबे वक्त से किसान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन चुनावों के बीच उनके प्रदर्शन ने जरूर बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है। पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार भी थम चुका है। 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए वोटिंग होनी है, जिसमें कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होगा। तो पहले चरण में कहां-कहां होगा चुनाव और किस किस दिग्गज नेता की किस्मत है दांव पर? देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। अब उम्मीदवार सिर्फ घर घर जाकर जनसंपर्क ही कर पाएंगे।
सोशल मीडिया पर भी चुनाव प्रचार करने पर रोक लगी रहेगी। पहले चरण में 1625 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता करेगी, जिसमें से 134 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। पहले चरण में जिन 21 राज्यों में वोट डाले जाएंगे उसमें उत्तर प्रदेश की 8, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, राजस्थान की 12, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की 5, असम की 4, मेघालय की 2, मणिपुर की 2, छत्तीसगढ़ की 1, अरुणाचल की 2, महाराष्ट्र की 5, तमिलनाडु की 39, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, सिक्किम की 1, त्रिपुरा की 1, अंडमान एंड निकोबार की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1, पुडुचेरी की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। साल 2019 के लोकसभा चुनावों में इन 102 सीटों में से बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। यानी पहले चरण में इंडिया गठबंधन एनडीए पर भारी दिखाई दे रहा है। पहले चरण में जिन दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है उसमें 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 पूर्व राज्यपाल भी शामिल हैं। जिन दिग्गजों का फैसला होगा उसमें नागपुर से नितिन गडकरी, अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल, मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान, उधमपुर से जितेंद्र सिंह, अलवर से भूपेंद्र यादव, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, तमिलनाडु के नीलगिरी से डीएमके के ए राजा और बीजेपी के एल मुरुगन के बीच मुकाबला है। शिवगंगा से कीर्ति चिदम्बरम, कोयम्बटूर से के अन्नामलाई, चेन्नई दक्षिण से तमिलिसाई सुंदर राजन, थुथुकुडी से कनिमोझी, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ, पश्चिम त्रिपुरा से बीजेपी के बिप्लब कुमार देव का मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार साहा से है। असम के कालियाबोर से गौरव गोगोई मैदान में है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता उमा भारती का नाम मोदी विरोधियों में नहीं तो मोदी समर्थकों में भी नहीं गिना जाता है। उनका एक वीडियो जो कि पुराना है, 2014 का है, वो अब वायरल हो रहा है, जो मोदी विरोधी है। इस वीडियो का उन्होंने उस समय तो खंडन कर दिया था, लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं बोल रही हैं क्योंकि बोलना मना है। लेकिन भाई, खामोशी की भी तो एक जुमा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।